नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंशुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ब्रेनियक एजुकेशन केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जानेंगे पितृसत्तात्मकता, पैट्रियार्की जिसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी हम देखेंगे कि स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या पड़ रहा था। ठीक है दोस्तों। सो आपको पता ही है कि हमारा यहाँ पर जो उत्तरदायित्व है वो है आपको 100% कंटेंट को प्रोवाइड करना, जो कि हम करते भी हैं। जितना इसमें से आपको लेना है लीजिए, वो आपकी इच्छा के ऊपर बात है, क्योंकि यहाँ पे अधिगम जो है आपको पता ही होगा कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें कंटेंट होना चाहिए, इसमें टीचर होना चाहिए और छात्र भी होना चाहिए। तो छात्र जितना वहाँ पे चाहेगा ग्रहण करना वो उतना वहाँ पे करेगा, वो भी फैक्टर है मेन, है ना। दोनों ही फैक्टर, कंटेंट जितना अच्छा होगा, टीचर जितना अच्छा होगा, इनसे भी फ़र्क पड़ता है ना। तो सभी जो है ना परफेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 2017 में भी ये पूछा गया था, 2018 में भी ये पूछा गया था कि पितृसत्ता शब्द की व्याख्या कीजिए और पितृसत्ता के केवल एक पहलू की विवेचना कीजिए। ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के रूप में मैं ये लेके आया हूँ कि प्रश्न कैसा भी आए आप उसमें समस्या में ना फंसें, प्रॉब्लम में ना फंसें और आप उसको अच्छे से लिख दें। ठीक है दोस्तों। सो पितृसत्ता नाम से ही लग रहा है, पैट्रियार्की, है ना। तो पितृसत्ता अगर हम देखें कैसे ये बना है, ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, पितृ और सत्ता, है ना। सो पिता का जो एक मतलब ऐसे सुन लो, छोड़ो सारी बातें। एक परिवार में आदमी के ही नियम कानून कायदे चलेंगे और पिता के पश्चात जो सत्ता, जो रूल्स, जो राज्य कह लो, है ना, जो कार्यभार आएगा वो पुत्र के ऊपर आएगा, न कि पुत्री के ऊपर। जो अधिकार जो मिलेंगे वो पुत्र को मिलेंगे, न कि पुत्री को। ठीक है ना। सो यहाँ पे मेल 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 ही चल रहा है, फीमेल का कहीं यहाँ पे सिस्टम नहीं है। लेकिन इसमें मैं एक बात और ये भी सोचता हूँ कि अगर अधिकार पुत्री की ओर चले जाएं, मान लिया, तो वहाँ पे एक और नियम को चेंज करना पड़ेगा, जो कि शादी के बाद क्या होता है कि पुत्री जो फीमेल है मेंबर है परिवार का, वो दूसरे घर चला जाता है। सो वो अपने सभी अधिकार या जो अपने कर्तव्य हैं दूर रह के उनको नहीं निभा पाएगा, है ना। तो एक ये भी यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा अगर ये सब सिस्टम चेंज हो, जो कि आजकल तो खैर चीज़ें बदल रही हैं थोड़ी, है ना, लेकिन हम पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले समाज में क्या था कि जो नियम कायदे कानून बने हुए थे वो ऐसे ही बने हुए थे कि जो मेन जो यहाँ पे माना गया है फैक्टर, या जो मेन पॉइंट इसका माना गया है वो मेल कैंडिडेट को ही माना गया कि समाज में जो ज़्यादा अधिकार प्राप्त, जिसके पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं वो कौन है, मेल, है ना। वो सारे अधिकार रखता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है, सारे कार्य देखता है, और स्त्री केवल घर को ही संभालेगी, है ना। सो संपूर्ण परिवार को जो कमाकर खिलाने का कार्य है वो पुरुष का है। ठीक है। अब हम ये जान गए कि पितृसत्तात्मकता शब्द का क्या अर्थ है, पितृ प्लस सत्तात्मकता, है ना। सो इसका मतलब है कि मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर पिता के जो अधिकार हैं वो आगे चल के पुत्र को प्राप्त होंगे, ना कि पुत्री को। ठीक है ना। इसकी विशेषताओं पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखिए। सो विशेषता ये है कि पुरुष प्रधान समाज उसको बोला गया है। सेकंड, पुरुषों के अधिकार अधिक विस्तृत होते हैं इसमें। पैट्रियार्की जो है इसमें सारे अधिकार पुरुषों के प्राप्त हैं, पुरुषों को प्राप्त है, महिलाओं को आज्ञा का पालन करना है बस, है ना, इस टाइप से। पुत्र का यहाँ पर विशेष महत्व है, ये आप अपने आसपास समाज में भी देखते होंगे। पुत्र हो जाए, कुलदीपक हो जाए, अलग उसका एक इफेक्ट आता है, और पुत्री हो जाए उसका अलग इफेक्ट आता है आज भी समाज में। हालांकि बहुत लोग बदल गए हैं, लेकिन फिर भी ये हर कोई देखता ही होगा। ठीक है ना। ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है पुत्रों की ओर, है ना, जबकि सब बराबर हैं, सब एक समान हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है पुत्रियाँ ज़्यादा कार्य करती हैं, ज़्यादा ध्यान रखती हैं, और अगर किसी भी फील्ड में हम देखें तो फीमेल आगे हैं आज की डेट में। नेक्स्ट है, पितृसत्तात्मकता में विवाह के पश्चात आने वाली स्त्रियां पति और पुत्र तथा अविवाहित बालिकाएं पिता तथा भाई के संरक्षण में रहती हैं।
है ना। यहाँ पर यह है जो नियम कायदे कानून है कि उसमें स्त्री चाहे जहाँ भी हो, जैसे भी हो, फीमेल जो कैंडिडेट है, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे लड़की हो या फिर औरत हो, कहने का मतलब ये है वो किसी मेल कैंडिडेट की के संरक्षण में ही रहेंगे, है ना, वो बताया गया है। फिफ्थ पॉइंट है कि स्त्री के पास संपत्ति तथा उत्तराधिकार संबंधित कोई भी अधिकार नहीं होते। पितृसत्तात्मक समाज में निर्णय शक्ति पुरुषों के अंडर होती है। निर्णय जो होंगे, जो कायदे कानून बनेंगे, क्या कार्य होगा, क्या नहीं होगा और कब होगा, ये पुरुष बताएंगे। शक्ति तथा अधिकारों का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है, न कि पिता से पुत्र की ओर। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड आइडेंटिटी। अंतःक्रिया की पहचान की आवश्यकता क्या है और क्यों है। जैसे कि ऊपर बताया गया कि पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें स्त्रियां जो हैं, फीमेल जो हैं, किसी भी भूमिका में अगर हैं वो किसी न किसी के संरक्षण में हैं। और यहाँ पर स्त्रियों से जुड़े हुए जो निर्णय हैं वो भी पुरुष ही लेते हैं। ठीक है, और उनकी सुरक्षा का दायित्व भी वहन करते हैं। अब इससे मैं ये कह रहा हूँ फिर भी आपको कि हर सिक्के के पहलू होते हैं दो। ठीक है, दो पहलू का मतलब कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी पॉइंट है, वो एडवांटेज भी रखता है, डिसएडवांटेज भी रखता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस पितृसत्तात्मक समाज की कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं, हर चीज़ की होती हैं। अच्छी बातें क्या हैं कि एक तो भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, औरतें, है कि नहीं, औरतों को कोई टेंशन नहीं लेनी, बिंदास अपना बैठो घर में, जो काम करना है वो करो। बाहर के जो भी धूल मिट्टी बारिश, है ना, भूकंप ज्वालामुखी के सारे कार्य हैं वो किसके ऊपर हैं, पुरुष के ऊपर हो गए। ठीक है ना। कोई भी हमें सामान चाहिए तो हम सीधे बोलेंगे कि हमें ला के दो। ठीक है कि नहीं। दूसरा, सुरक्षा की दृष्टि है या फिर खर्च वहन करने की जो सारे उत्तरदायित्व हैं वो पुरुष के ऊपर हैं, वो अपने आप संभालेगा। ठीक है दोस्तों। बुरी चीज़ क्या है कि ये एक टाइप की कैद में रखना हो गया, है ना, कि हाँ यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मुझसे पूछ के कार्य करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ों के कुछ ना कुछ ये है फ़ायदे हैं, कुछ ना कुछ नुकसान हैं, वो हर चीज़ों में होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण हम बिंदु देखते हैं कि क्या है। जैसे कि वर्तमान में विद्यालय को समाज का एक लघु रूप माना जाता है। अब पहले के समाज में विद्यालय तक लड़कियां पहुंच ही नहीं पाती थी। आज के समाज में सभी पढ़ते हैं। कुछ जगहें अभी भी ऐसी हैं जहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, लेकिन हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो हमारा मतलब आस पड़ोस है अपना, है ना, वहाँ पे सभी लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, वो जागरूक भी हो रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हर जगह भी होगी, हर एक बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, तभी वो अपने अधिकार को समझेगा और उनके अनुरूप कार्य करेगा, अदरवाइज़ उसको दबाया ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है पढ़ाई, है ना। अब देखते हैं कि क्या बिंदु हैं वो जिसके अंतर्गत हम जो है इसकी आवश्यकता और महत्व का आकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है यहाँ पे वो है सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु। देखिए बिंदु किस पक्ष में जा रहे हैं वो मैं आपको समझा दूं कि हमें क्या देखना है कि स्त्रियों की, फीमेल कैंडिडेट की आवश्यकताओं को पहचानना है। ठीक है, और उन आवश्यकताओं के महत्व पर भी चर्चा करनी है कि उनको समाज में बराबर का स्थान देने की आवश्यकता क्या है। ठीक है, और समाज में बराबर का स्थान देने का महत्व क्या है, क्या होगा इससे। ठीक है ना। तो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता हेतु हमें स्त्रियों को बराबर का अधिकार सम्मान देना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे ये कहा गया है, तो सामाजिक व्यवस्था तभी सुचारू रूप से चल सकती है जब स्त्री पुरुष दोनों समान अस्तित्व प्राप्त हों। ठीक है दोस्तों, स्त्री विहीन समाज, सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करना भी व्यर्थ है। बिना स्त्री, देखिए ये दो पहिए हैं एक गाड़ी के, जिनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती। स्त्री के बिना कुछ है समाज में नहीं। अब मैं यहाँ पे एक जनरल सी बात लेता हूँ जो समाज की है, या फिर मैंने जितना भी जाना है थोड़ा बहुत, उसमें ये देखा है, ये महसूस किया है कि लड़की नहीं चाहिए लोगों को।
अगर लड़की पैदा हो जाती है तो कुछ लोग हैं जो शायद लगता है, अब ये तो पता नहीं, अंदर तो देखो दिमाग में तो घुस नहीं सकता कोई, लेकिन देख के लगता है कि शायद वो उतने खुश नहीं हैं जितने खुश वो लड़के के जन्म के समय हुए थे या होंगे। ठीक है, लेकिन जिनके लड़के जवान हैं, शादी के लायक हैं, वो सब लोग सोचते हैं कि कहीं से एक अच्छी बहू, और लड़के सोचते हैं कि कहीं से एक अच्छी पत्नी मिल जाए। सो अगर स्त्रियों को इतना दबाया जा रहा है, उनके जन्म लेने पर खुशी नहीं हो पा रही है, तो सोचिए फिर पत्नियां और बहुएं कहाँ से आएंगी। सो ये दोहरी मानसिकता है समाज की कि उनको शादी भी करवानी है और लड़कियों को पैदा भी नहीं होना। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? सो ये सोच जो है समाज को अपनी बदलनी पड़ेगी, और थोड़ा स्लो बदल रही है लेकिन बदल रही है। इसको और रेट इसका अगर फास्ट होगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, उन्नति तथा विकास हेतु। स्त्रियों को उन्नति और विकास की प्रक्रिया से पृथक रखा जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। अब स्त्रियां राष्ट्र की उन्नति और विकास में अपना पूर्ण योगदान कब देंगी? जब उनको अवसर प्राप्त होंगे। अगर हम उनको दबा के रखेंगे तो कैसे होगा? जैसा कि आज आप देख ही रहे होंगे, समाज में जो लड़कियां हैं वो काफ़ी हद तक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में। तो कुछ अच्छा ही हो रहा है समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए। सो उन्नति विकास के हेतु स्त्रियों को, फीमेल को बराबरी का हक, बराबरी का अधिकार वहाँ पे उनको प्रदान होना चाहिए। सार्वभौमिक शिक्षा हेतु संविधान में तो कानून बना दिया गया कि सभी को अधिकार समान हैं, सब सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन वो ग्राउंड ज़ीरो पे एप्लीकेबल हुए, एग्जीक्यूशन उनका कितना अच्छा हुआ नहीं हुआ, ये अभी तक ज़्यादा ध्यान इस पे मेरे हिसाब से नहीं दिया जा रहा। अभी भी वो बराबरी का अधिकार नहीं मिल पाया है। तो उसमें तो भेदभाव के, संविधान में बिना किसी भेदभाव के 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन यह जो स्वप्न है, ये पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण अवरोधित तो हो रहा है। कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चल पा रही कि अरे लड़की है तो नहीं जाएगी स्कूल, चल घर में बैठ, है ना, चूल्हा चौका कर। तो ये रूढ़िवादी जो सोच है ना, ये ख़त्म करनी होगी। ये जो स्टीरियोटाइप समाज है, ये जो है हमें बंद करना होगा। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु। प्रजातांत्रिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, है ना, ये सारी की स्थापना करने के लिए अगर हम स्त्रियों को निम्न दर्जे का समझेंगे, हीन भावना से देखेंगे, उनका स्थान को गौण रखेंगे, तो ये सारे जो मूल्य हैं इनकी स्थापना इम्पॉसिबल है। सो पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक व्यवस्था में स्त्रियों के हित की जो अवहेलना हो रही है, उससे समाज में एक डिसबैलेंस जो है वो उत्पन्न हो रहा है। तो उसको बैलेंसिंग कंडीशन में लाने के लिए हमको सभी को एक समान दृष्टि से देखना होगा, एक समान अधिकारों को उनको प्रदान करना होगा, और उनको मतलब उनके बारे में सोच वैसी ही रखनी होगी कि हाँ, ये भी हमारे समाज का एक हिस्सा है, एक अहम अंग है, जिनके बिना ये समाज उन्नति की तरफ नहीं जा सकता, अवनति की तरफ जरूर जा सकता है। अंधविश्वासों तथा कुरीतियों की समाप्ति हेतु स्त्रियों से संबंधित जो अंधविश्वास हैं, जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, उनको खत्म करना। ठीक है, जैसे कि यदि स्त्री विधवा हो जाए तब भी उसी का दोष है, पुत्री को जन्म दे तब भी वही दोषी है ना। विशेष प्रकार की पूजा पाठ, व्रत, विधान के लिए वह उत्तरदायी है ना। सामाजिक नियम, कायदे, कानून सब उसी पे लागू होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। डायन, बांझ, उल्टा इत्यादि जो ये बहुत गलत शब्द हैं, इनका प्रयोग स्त्री के लिए किया जा रहा है, उसको बोले जाते हैं, आए दिन सुनते हैं वो, और खून का घूंट पी के रह जाती हैं, बोलती हैं कि हम क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अधिकार ही अपने नहीं पता, और जो बाकी लोग भी हैं
वो भी पुरुषों का ही उसमें क्या है, साथ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अंधविश्वास, ऐसी कुरीतियों को हमें जड़ से खत्म करना चाहिए। स्त्रियों की सुरक्षा हेतु, सुरक्षा की दृष्टि से भी सामाजिक संगठनों के साथ अंतःक्रिया नहीं करने दी जाती, परंतु इस तरह समाज में इनके प्रति विकृत मानसिकता, विभेदात्मक व्यवहार और भावनाओं का जन्म होगा नहीं, हो रहा है। नियम, कायदे, कानून सबके लिए एक से नहीं है। जिसका दबदबा है, कानून उसके लिए बदल जाता है। क्यों, कैसे? कानून नहीं बदलता, कानून तो फिक्स है, लेकिन कैसे बदलता है वो देखो। औरत है, डर जाती है, अधिकार नहीं जानती, बाहर जाने से घबराती है, किसी को कुछ कह नहीं पाती, डरा दी जाती है और घर में ही कोने में बैठ के रो लेती है। उनकी सुरक्षा हेतु उनको भी समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ऐसे प्लेटफॉर्म उनको मिलने चाहिए कि वो अपनी बात कह पाएँ और सही से अपनी जो अधिकार हैं उनका उपयोग कर पाएँ। नेक्स्ट है आत्म प्रकाशन हेतु। मनुष्य में अपने विचारों तथा भावों को दूसरों के समक्ष प्रकाशित करने की तीव्र उत्कंठा होती है। हम कुछ भी अच्छा या बुरा करके आते हैं तो किसी न किसी को जरूर बताते हैं, है ना। इसे आत्म अभिव्यक्ति, आत्म प्रकाशन बोलते हैं। समाज में अपनी पहचान तथा अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के लिए स्त्रियों को अवसर और स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती। वो खुलकर अपनी जो बात है, अपने मन की बात है, वो किसी से नहीं कह पाती, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा ये कह लो कि डर के साए में जीना पड़ता है कि अगर मैंने ऐसा कह दिया तो न जाने क्या हो जाए, कौन डांट दे या कुछ भी हो जाए, है ना, इस टाइप से। आत्म प्रकाशन यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाता और वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। निर्णय क्षमता के विकास हेतु, पितृसत्तात्मक समाज या फिर पुरुष प्रधान समाज अगर हम कहें तो उसमें निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ पुरुषों के पुरुषों के पास है, मेल कैंडिडेट्स के पास है। बाकी वहाँ पे स्त्रियों में कोई भी निर्णय लेने के लिए कोई भी उनके पास अधिकार नहीं है। इसीलिए उनकी निर्णय क्षमता इससे प्रभावित हो रही है और वो हीन मनोविज्ञान से ग्रस्त होकर यह मानने लगती हैं कि उनके भीतर निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। वो अपने को अंडर एस्टिमेट करने लगती हैं कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा, ये तो भैया इसके पापा जाने, उसके पापा जाने, इसके ताऊ, उसके चाचू, इस टाइप से, है ना। वो सीधा नाम भी नहीं ले पाती। ठीक है दोस्तों, निर्णय क्षमता के विकास के हेतु उनको समान अधिकार दिए जाने चाहिए और ये उनको पता भी होने चाहिए और उनका उपयोग भी वो करें। तो ऐसे समाज का हमें गठन करना है, निर्माण करना है। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास हेतु। सर्वांगीण विकास जो इतने हमने ऊपर चर्चा की, अगर ये सब अधिकार उनको दे दी जाए तो उनका सर्वांगीण विकास होगा। वो निर्णय ले सकती हैं, वो अपनी बात कह सकती हैं, अपनी सुरक्षा का ध्यान रख सकती हैं। अंधविश्वास, कुरीतियाँ जिस पे हमने बात की वो खत्म हो सकती हैं। प्रजातांत्रिक मूल्यों की जो उनके कहने का मतलब स्वतंत्रता है, समानता है, ये सब व्याप्त हो सकती हैं। ठीक है, और समाज जो है सुचारू रूप से चल सकता है। तो सर्वांगीण विकास हेतु अधिकार वगैरह ये उनको मिलें जिससे उनका कुछ उत्थान हो। सामाजिकरण हेतु, अब समाज में दो चीज़ें हैं, एक मेल है, एक फीमेल है, दो एक पहिए हैं समाज के। एक पहिया रुक गया है तो समाज प्रॉपर आगे नहीं बढ़ पाएगा, एक ही परिधि पर वो घूमता रहेगा। तो आगे बढ़ाने के लिए दोनों पहियों का चलना अति आवश्यक है। तो सामाजिकरण हेतु हम कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज नहीं होना चाहिए और समाज में सभी को बराबर के अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें है तो प्लीज़ मुझे बताइए, हम उसको और अच्छे से या किसी दूसरी वीडियो में हम समझाएंगे। ये जो नोट्स हैं, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा ये मकसद है दिखाने का कि आपको 100% कंटेंट आपको अवेलेबल हो, आपको कहीं भी लैग ना करना पड़े, आपको कहीं भी ये ना लगे कि हाँ हमारे पास कंटेंट ख़त्म हो गया, अब हम कैसे लिखेंगे, है ना। क्योंकि लिखना आपको काफ़ी होता है, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में काफ़ी आपको लिखना रहता है। तो अगर आपके पास कंटेंट होंगे, अब जैसे ये मैं 10 पॉइंट आपको बताए हैं, अगर आपने इसमें 10 पॉइंट लिख दिए और उनमें आपने 2-2 3-3 लाइन भी लिख दी, तब भी आपका उत्तर बहुत अच्छे से
सुंदर लगेगा तरीके से। उत्तर लिखने के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप उत्तर लिखें, है ना। वो बहुत अच्छा एक तरीका है लिखने का, उसको अगर आप ध्यान रख के लिखेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सो वीडियो को फिनिश करते हैं, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।